और दोस्तों, जीसी एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे मुंडा मानकी शासन प्रणाली। हमने जो बैचेस स्टार्ट किए हैं अभी ए टू जेड, यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए टू जेड झारखंड जी के बैच हमने जो स्टार्ट किया है, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं झारखंड की विभिन्न शासन व्यवस्था के बारे में। तो उसी की अगली कड़ी के रूप में आज हम लोग जानेंगे मुंडा मानकी शासन प्रणाली के बारे में। ठीक है, आप लोग जो भी नए हैं हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा ताकि अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं मुंडा मानकी शासन प्रणाली। देखिए, ये जो मुंडा मानकी शासन प्रणाली है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मुंडा मानकी, ये जो है ये हो जनजाति से रिलेटेड है। किस जनजाति से रिलेटेड है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो देखिए, आइए पहले हम लोग जानते हैं हो जनजाति के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण परिचय। देखिए, ये जो हो जनजाति है, ठीक है, ये जो हो जनजाति आपको दिख रहा है, ठीक है, ये झारखंड की जो 32 जनजाति पाई जाती है, यानी 24 जनजाति प्लस 8 आदिम जनजाति। ठीक है, टोटल मिला के हो गया 32। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी में ये जो हो जनजाति है, ये झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए, हम बात करेंगे, ये जो हो है, तो हो का मतलब क्या होता है, हो का अर्थ क्या होता है। देखिए, हो का अर्थ होता है मानव या मानुष। क्या होता है हो का अर्थ? मानव होता है या फिर मानुष होता है। ठीक है, ये जो हो है मेरे प्यारे बच्चों, ये झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। तो आइए जानते हैं कि जो झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो है, तो फर्स्ट में कौन आते हैं, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है। देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो हो गया आपका संथाल। ठीक है, अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो हो गया आपका उरांव। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर की बात की जाए तो आपका हो गया मुंडा, और चौथे नंबर की बात की जाए तो आपका हो जाएगा हो। ठीक है, चलिए, तो हमने टॉप जो चार जनजातियां हैं झारखंड की, जो एग्जाम में लगभग लगभग यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो हमने इसके बारे में जाना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, भौगोलिक विस्तार, ये जो हो जनजाति है मेरे प्यारे बच्चों, हो जनजाति, इसका भौगोलिक विस्तार यानी ये कहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये कहाँ पे निवास करती है, तो ये कोल्हान रीजन में निवास करती है। कोल्हान मतलब झारखंड के कहाँ पे है कोल्हान, देखिए यहाँ पे, ये रहा आपका झारखंड का मैप मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हो गया मैप। तो ये जो रीजन है आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जिसमें कि 3 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? पहला हो गया आपका पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा हो गया सरायकेला खरसावां, तीसरा हो गया पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो ये इसी रीजन में हो जनजाति का ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो बसाव है, निवास करती है। कहाँ पे? कोल्हान क्षेत्र में। आइए आगे देखते हैं। देखिए, प्रजातीय समूह की बात करते हैं, तो कोल्हान की जो कोल्हान में जो निवास करते हैं हो जनजाति, तो उसकी जो प्रजाति समूह है वो क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रोइड। क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रोइड की अधिकतर जो जनजाति है, उसके जो प्रजाति समूह होते हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रोइड होते हैं। कुछ एक जनजाति को छोड़ के, जिसमें से उड़ाव आ जाएंगे, आपके खड़िया आ जाएंगे, हम आपको आगे और भी बताएंगे। देखिए, बात करेंगे भाषा समूह की, तो हो जनजातियों की जो भाषा समूह है वो ऑस्ट्रिक है। ठीक है, और इसकी भाषा, कौन सी भाषा ये लोग बोलते हैं? ये लोग हो बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, उसी तरह से हो भाषा की भी मेरे प्यारे बच्चों एक लिपि है। नाम क्या है? वरांगचिती। अरे नाम क्या है? वरांगचिती। देखिए, वरांगचिती जो है, तो इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर लाको बुद्रा। ये जो डॉक्टर लाको बुद्रा है, इसने इसकी खोज की थी। किसकी? वरांगचिती। लिपि है किसकी? हो भाषा की। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक हमने जो देखा वो हो जनजाति के बारे में जो सामान्य परिचय होता है, हमने उसको देखा। अब हम लोग आगे बात करेंगे पारंपरिक शासन प्रणाली की। किसके? जो हो जनजाति की, उसका क्या नाम दिया जाता है? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए, मुंडा मानकी क्यों कहा जाता है, अभी क्लियर हम करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। देखिए, जब हो जनजाति की, जब हम पारंपरिक शासन प्रणाली को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए ये त्रिस्तरीय होती है। कितने लेवल में होती है? यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए, ये जो है ये त्रिस्तरीय है। ठीक है, कितने लेवल का होता है ये? 3 लेवल का होता है, 3 टायर का होता है। पहला हो गया आपका गांव, गांव स्तर पे। दूसरा होता है पीर या परहा कहा जाता है, और तीसरा जो सबसे सुप्रीम होता है वो होता है 3 मान की। ठीक है,
तो देखिए गांव जो होता है गांव स्तर पे, तो इसका जो हेड होता है वो होता है मुंडा। ठीक है। अब 7 से 12 गांव को मिला देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बन जाएगा? पीर या पढ़ा बन जाएगा। तो ये जो पीर या पढ़ा है, तो इसका प्रमुख जो होता है, देखिए इसका दो प्रमुख होता है। एक तो हो गया आपका प्रशासनिक वाला, और एक होता है न्यायिक प्रमुख। ये जो न्यायिक प्रमुख होता है इसको कहा जाता है पीर पंच, लेकिन जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसको कहा जाता है मानकी। तो देखिए इसका जो नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा? मुंडा मानकी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुंडा मानकी क्यों नाम पड़ा? मुंडा हो गया आपका गांव का प्रधान। ठीक है। और आपका जो पीर होता है उसका प्रधान हो गया आपका मानकी, तो इसलिए नाम पड़ गया मुंडा मानकी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे भी ऊपर लेवल, पीर से थोड़ा आगे चलते हैं। जो सबसे सुप्रीम लेवल में होता है वो होता है तीन मानगी। क्या होता है? तीन मानगी। देखिए ये समिति होता है। इसका जो प्रमुख बोला जाए तो प्रमुख में इसमें तीन लोग होते हैं। ठीक है। हम जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी थोड़ा देर बाद, तो वहां पे जानेंगे। चलिए तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ग्राम स्तर पे क्या होता है। देखिए ग्राम स्तर जो है, यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ग्राम स्तर जो है, तो ग्राम स्तर क्या होती है कि सबसे छोटी इकाई है किसकी? मुंडा मान की शासन प्रणाली की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम स्तर। देखिए ग्राम स्तर पे कुछ ना कुछ तो अधिकारी रहे ही होंगे, होना ही है। तो देखिए आइए जानते हैं कि उनमें से प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते हैं। तो पहले अधिकारी के रूप में हम लोग देखेंगे मुंडा को। ये जो मुंडा है, ये जो मुंडा दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये गांव का प्रमुख है। क्या है? मुंडा गांव का प्रमुख है। ठीक है। अब कार्य के देखेंगे, ये जो मुंडा है गांव का हेड है, तो इसका कुछ ना कुछ तो कार्य होगा ही। देखिए क्या क्या कार्य करते हैं। देखिए प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख होते हैं दोनों। देखिए यही चीज यही चीज जब हम पीर लेवल में जाएंगे, पीर या पढ़ा लेवल में जाएंगे, तो पीर का जो हेड, सॉरी, ये जो प्रशासनिक हेड कोई और होगा और न्यायिक हेड कोई और होगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद मुंडा का क्या काम है? मुंडा जो होते हैं वो लगान भी वसूलते हैं। क्या करते हैं? लगान वसूलने का भी काम कौन करते हैं? मुंडा करते हैं। उसके बाद देखिए एक और चीज है, परती भूमि जो होता है। देखिए परती भूमि, ठीक है, उसकी बंदोबस्ती करता है कौन? करते हैं? मुंडा करते हैं। तो इसका तीन काम है। पहला है प्रशासनिक व न्यायिक हेड हो गए। दूसरा टैक्स जो लगान वसूलता है, रेंट जो वसूलता है वो। और तीसरा हो गया आपका प्रतिभूमि की जो बंदोबस्ती करता है वो चीजें। आइए मुंडा के बाद एक और अधिकारी के बारे में बात करेंगे हम लोग ग्राम स्तर पे। उसका नाम है डाकुआ। अरे क्या नाम है? डाकुआ। ये जो डाकुआ है ना, ये जो मुंडा था विलेज हेड, इसी मुंडा का क्या है? सहायक। कौन? डाकुआ। क्या है? मुंडवा का सहायक है कौन? डाकुआ। ठीक है। चलिए तो पहला हो गया मुंडा का सहायक है डाकुआ। दूसरा, नाम से क्या लग रहा है? मुंडा का सहायक है यानी ये संदेश वाहक का काम करेगा। किसका काम करेगा? संदेश वाहक का, यानी मैसेंजर का। ये मैसेंजर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए ये मुंडा हो गया। ठीक है। और ये हो गया आपका गांव वाले। गांव वाले वो जो गांव वाले जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, तो मुंडा का जो संदेश होगा वो गांव वाले तक पहुंचाएगा, और गांव वाले का संदेश मुंडा तक पहुंचाएगा। कौन ये काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों? ये काम डाकुआ करते हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और अधिकारी की बात करेंगे हम लोग, नाम है उसका दिवड़ी। क्या नाम है? दिवड़ी। चलिए देखते हैं दिवड़ी के बारे में। दिवड़ी जो होता है ना, धार्मिक प्रधान होता है। देखिए प्रशासनिक और न्यायिक प्रधान कौन होता था? यहाँ पे देखिए एकदम बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। ये जो प्रशासनिक व जो न्यायिक प्रमुख होते थे कौन? मुंडा। तो धार्मिक जो प्रमुख होंगे कौन होंगे? यहाँ पे देखिए ये जो दिवड़ी है, ठीक है, ये दिवड़ी क्या है? ये धार्मिक प्रधान हो गए किसके? ग्राम स्तर पे। ठीक है। आगे देखते हैं। तो जब धार्मिक प्रधान है, तो धार्मिक अपराध जितने भी होंगे उसके लिए सजा का निर्धारण कौन करेगा? यही दिवड़ियन करेगा जी। देखिए दिवड़ी है, ये भी हेड है कहीं ना कहीं धार्मिक। धार्मिक प्रधान तो है ना जी। तो इसका भी अपना ये असिस्टेंट रखेगा। किसको रखेगा? नाम है उसका यात्रा दिवड़ी। यहाँ पे देखिए ये जो दिवड़ी है, ठीक है, ये दिवड़ी भी अपना एक असिस्टेंट रखा है। नाम क्या है उसका? यात्रा दिवड़ी। ठीक है। कौन है ये? इसका असिस्टेंट हो गया। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने हर एक शासन व्यवस्था जो पिछला क्लास में आपने पढ़ा, वहां पे देखिएगा अधिकतर का नाम होगा पाहन। ठीक है। किसी में नायके मिलता है, और हो में क्या मिला आपका? द्योड़ी मिला। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग जनजातियों में अलग अलग जो धार्मिक प्रधान होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। सबको कॉमन नहीं समझना है। चलिए आगे बात करते हैं।
देखिए ये आपका ग्राम पंचायत लेवल पे जो ग्राम स्तर पे जितने भी अधिकारी थे उसकी बात हमने कर ली। अब हमने देखिए ये आपका क्लियर हो गया। जो ग्राम लेवल था ये क्लियर्ड है। अब बात करेंगे हम जो 7 से 12 गाँव को मिलाकर जो संगठन बनता है, जिसे कि पीर या पढ़ा कहा जाता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे अब। आइए देखते हैं, ये पीर या पढ़ा स्तर पर कौन-कौन से प्रमुख अधिकारी होते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करते जाइएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए बात करेंगे पीर या पढ़ा स्तर की। देखिए, ये जो पीर या पढ़ा स्तर है, ठीक है? तो इसके कुछ प्रमुख अधिकारी होंगे, एकदम होंगे। बात करेंगे पहले मानकी की। ये वही मानकी हैं, जो पीर या पढ़ा का प्रमुख होता है। देखिए, प्रमुख में भी कैसा प्रमुख? देखिए, प्रशासनिक प्रमुख। आप अधिकतर जब बुक निकाल के देखिएगा, जो भी बुक आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे सिर्फ़ प्रमुख लिखा रहता है, लेकिन आपको जानना है कि कैसा प्रमुख? प्रशासनिक प्रमुख। क्यों प्रशासनिक प्रमुख भाई? क्योंकि प्रमुख जो होता है, 2 ही टाइप के ना होते हैं जी। यहाँ पे देखिए, ये जो प्रमुख है, ये 2 ही टाइप के होंगे। एक हो गया आपका प्रशासनिक प्रमुख और दूसरा हो गया आपका न्यायिक प्रमुख, ठीक है? तो न्यायिक तो दूसरा होगा, तो बच गया प्रशासनिक। तो ये प्रशासनिक प्रमुख कौन हो जाएगा आपका? मानकी हो जाएगा। चलिए ठीक है। आगे बात करेंगे एक और अधिकारी की, उनके नाम है क्या है? यहाँ पे देखिए पीर पंच की बात करेंगे। ये पीर पंच जो है, ये न्यायिक प्रमुख होता है पीर का। ठीक है? कैसा प्रमुख होता है? न्यायिक प्रमुख। देखिए ये जो न्यायिक प्रमुख का हम लोग बात यहाँ पे किए थे, कहाँ पे? प्रमुख जो मैंने कहा यहाँ पे, ये जो न्यायिक प्रमुख होता है, कौन होता है? ये पीर पंच होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और देखिए, पीर स्तर पर एक और अधिकारी होते हैं जिन्हें तहसीलदार के नाम से जाना जाता है। देखिए तहसीलदार नाम से ही आप लोग को क्या मतलब लग रहा है कि जो तहसीलदार है किस प्रकार के अधिकारी होंगे? तो ये राजस्व अधिकारी होते हैं। किस प्रकार के अधिकारी होते हैं? राजस्व अधिकारी होते हैं। ठीक है। आइए बात करेंगे हम लोग ये पीर या पढ़ा स्तर पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा। देखिए छोटा सा टॉपिक है ये, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और इसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आप लोग मैं जितना दे रहा हूँ देखिए, क्या होता है ना कि अधिकतर जो टीचर सब होते हैं, सब क्या कर रहे हैं कि आजकल पीपीटी दे रहे हैं, लेकिन मैं हैंड रिटन इसलिए दे रहा हूँ, ताकि पीपीटी में हर कुछ लिख पाना संभव नहीं होता है और मैं यहाँ पे आपको हैंड रिटन इसलिए देना चाह रहा हूँ ताकि एक-एक कोई भी चीज़ छूटे ना, ठीक है? मेरा जो नोट्स है, मैं जो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो एग्ज़ाम में जितने भी इस टॉपिक से प्रश्न रहेंगे, सब यहीं से रहेंगे, इससे बाहर नहीं रहेंगे। आप लोग हमारे पे विश्वास रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 3 मानकीय स्तर पर। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा था, ये देखिए आप लोग, गाँव स्तर पे तो बात हम लोग कर लिए, पीर या पढ़ा स्तर पे भी बात कर लिए। अब बात करेंगे जो 3 मानकी बच गया, इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं 3 मानकी। देखिए, 3 मानकी जो होता है, किसकी बात करेंगे अब मेरे प्यारे बच्चों? 3 मानकीय स्तर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है? देखिए, 3 मानकी क्या होता है? ये जो 3 मानकी है ना, ये 3 मानकियों की समिति होती है, ठीक है? 3 मानकियों की समिति होती है। तो देखिए हम लोगों ने क्या जाना कि यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये जो इस तरह का जो सिस्टम होता है, ठीक है? यहाँ पे हो गया आपका गाँव, यहाँ पे हो गया पीर या पढ़ा, यहाँ पे हो गया 3 मानकी। मान लें लिखते हैं यहाँ पे, क्या हो गया? ये गाँव हो गया, ये पीर हो गया या फिर पढ़ा हो गया आपका। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 3 मानकी हो गया। तो देखिए 7 से 12 गाँव को मिलाकर क्या बन गया? पीर या पढ़ा बन गया। उसके बाद कुछ एक पीर पढ़ा को मिलाकर क्या बन जाएगा? 3 मानकी, ठीक है? 3 मानकी में क्या होता है ना कि 3 मानकियों की समिति होती है। इससे क्या प्रतीत होता है? ये जो 3 मानकी बनेगा, मेरे प्यारे बच्चों, यानी 3 पीरिया पढ़ा को मिलाकर बनेगा। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़ कि ये जो पीरिया पढ़ा बना, ये क्यों बना? क्योंकि जो भी मैटर होते हैं, अगर गाँव लेवल पे उसका निपटारा नहीं हो पाया, तो ये कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा? यहाँ पे। फिर या पढ़ा लेवल पे अगर यहाँ पे भी कुछ मैटर हो गया, इसी मैटर को मान लें यहाँ पे भी सॉल्व नहीं हो पाया, तब इसको लेके जाया जाता है 3 मानकी स्तर पर, जहाँ पे 3 मानकियों की एक समिति होती है, ठीक है? 3 मानकियों की क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? एक समिति होती है, जिसका निर्णय ही अंतिम होता है। चलिए आगे बात करते हैं अब आगे। देखिए, ये जो मुंडा मानकी शासन प्रणाली है, हाँ,
किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? मुंडा, यहाँ देखिए, मुंडा मानकी शासन प्रणाली के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मुंडा मानकी शासन प्रणाली है, ये भारत का प्रथम गणतांत्रिक शासन प्रणाली माना जाता है। किसको? इसी को, मुंडा मानकी शासन प्रणाली को क्या माना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, भारत का प्रथम गणतांत्रिक शासन प्रणाली किसे माना जाता है? मुंडा मानकी शासन प्रणाली को माना जाता है। इसको याद रखिएगा आप। इसको जो मंजूरी दिया था, ये मुंडा मानकी शासन प्रणाली को, ये जो मुंडा मानकी शासन प्रणाली, इसको मंजूरी किसने दिया था? थॉमस विल्किंसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, थॉमस विल्किंसन के द्वारा दिया गया था। चलिए, यहाँ तक आपका क्लियर है। आइए थोड़ा और फैक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब आप लोग बुक पे नहीं जाइएगा। ठीक है, बुक में बहुत सारी बातें लिखी रहती है और बहुत सारी बातें नहीं लिखी रहती है। इसलिए मैं आपको परफेक्ट चीजें बता रहा हूँ। आप लोग हमारे पे विश्वास रखिएगा। एग्जाम में जब आप बैठिएगा, तो अगर जिन्होंने भी हमारे क्लास डे वन से किया है, मैं आपको इतना बिलीव दिलाता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। देखिए, बात करते हैं, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का निर्माण हुआ था कब? 1837 में। ठीक है, किसका निर्माण हुआ था? देखिए यहाँ पे कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का निर्माण हुआ था। कोल्हान कोल्हान स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट का निर्माण हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1837 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1837 ईस्वी में हुआ। देखिए, ये जो कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट बना मेरे प्यारे बच्चों, तो तो इसको जो बनाया गया था, तो इसको किस किस को मिलाकर बनाया गया था? इसमें क्या मतलब पहले जो थे, देखिए, मान लीजिए कि पहले यहाँ पे कुछ थे, पहले यहाँ पे भी कुछ थे, यहाँ पे भी कुछ थे, तो सबको मिला के क्या बना दिया गया? कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट बना दिया गया। कब? 1837 में। तो देखिए, इसमें कौन कौन से शामिल थे जिसको कि मर्ज किया गया। सिंहभूम का जो पोरहाट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पोरहाट के बारे में। ठीक है, और सरायकेला खरसावां रियासत जो था, उसको भी इसमें मिलाया गया। और उड़ीसा का जो मयूरभंज रियासत थे, उड़ीसा का जो मयूरभंज रियासत है, उसके 4 को जो हो पीढ़ थे, उसको भी। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या बनाया गया? किसका निर्माण किया गया मेरे प्यारे बच्चों? कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का निर्माण किया गया। कब किया गया? 1837 में। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ। बात करेंगे वसूली राजस्व में कमीशन की। देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया। अब अगला अगला देखते हैं, वसूली राजस्व में कमीशन की। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करते जाइएगा, और जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, जो ये वसूली राजस्व में कमीशन की बात करेंगे, हमें ऊपर बताया कि मुंडा लगान वसूलने का काम करता था। मानकी भी तो लगान वसूलते होंगे अपने लेवल पे, और तहसीलदार तो थे ही राजस्व अधिकारी। तो सब में जो कमीशन बनता था, जैसे मुंडा मान ले कि 100 रुपया वसूला, तो मुंडा को इसमें कितना प्राप्त हो गया? 16 टका प्राप्त हो गया। ठीक है, 16 रुपया। कितना प्राप्त हो गया? 16 रुपया। इससे क्या ज्ञात होता है कि मुंडा को कितना मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 16%। ठीक है, तो देखिए, ये मुंडा जो था, ग्राम स्तर पे जो हेड था, उसको 16% मिला। बात करेंगे मानकी की, तो मानकी को मिलता है 10%। अरे, मानकी को कितना मिला? 10%। ठीक है, और जो तहसीलदार है, जो राजस्व अधिकारी थे, इसको 2% मिला। कितना? 2% मिला। तो ये भी एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए, एक और हम एक्ट के बारे में जानेंगे। क्या है एक्ट का नाम? बिहार कोल्हान दीवानी न्याय नियमन एवं वैधता अधिनियम 1978 में आया था। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये सीधा सीधी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बिहार कोल्हान दीवानी न्याय नियमन एवं वैधता अधिनियम कब आया था? तो 1978 में आया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे मुंडा मान की शासन प्रणाली समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, वे जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।